नमस्कार साथियों, आज मैं अपने बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित बालकृष्ण भट्ट के निबंध पर चर्चा करूंगी। निबंध का नाम है ईमानदारी, और आप जानते हैं कि ईमानदारी एक मानवीय गुण है, चरित्र का एक विशेष पहलू है। चरित्र को उद्घाटित करने और चरित्र के निर्माण में एक सहायक और बेहद ज़रूरी बिंदु है। ईमानदारी को उस समय के युग में, बल्कि आज के युग में भी ईमानदारी को किस प्रकार से प्रतिष्ठापित करना चाह रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के ज़माने के निबंधकार, अच्छे निबंधकारों में गिने जाते थे, श्रेष्ठ निबंधकारों में। आज निबंध के बहाने दरअसल उन चारित्रिक विशेषताओं और बालकृष्ण भट्ट के निबंध शैली पर आपसे ज़रूर कुछ बातचीत करूंगी। निबंध तो हम पढ़ेंगे ही, अपनी ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको उसके आसपास, यानी निबंध की क्या ज़रूरी विशेषताएं होती हैं, बालकृष्ण भट्ट का निबंध की दुनिया में क्या नाम था और बालकृष्ण भट्ट किस तरह के निबंध लिख रहे थे, उस पर भी चर्चा करूंगी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भारतेंदु मंडल के प्रतिनिधि रचनाकारों में बालकृष्ण भट्ट का नाम लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों में उनका सर्वोच्च स्थान भी है। नाटकों, उपन्यासों, निबंध, पुस्तक समीक्षा, पत्रकारिता, दरअसल इन सब क्षेत्रों में उनका कुछ न कुछ योगदान रहा है और सराहनीय है। यहाँ तक ही नहीं, केवल रचनाकार ही नहीं थे वे, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक मासिक पत्रिका भी निकालते थे। हिंदी प्रदीप नाम की एक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट निकालते थे। इस पत्र में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर कभी नाटक तो कभी निबंध, उपन्यास और कहानी पाई जाती थी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप के अतिरिक्त और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, और उस समय की गद्य प्रधान कविताओं को भी वो लिखने की शुरुआत हो गई थी। गद्य प्रधान कविताओं की भारतेंदु से ही हो गई थी, बालकृष्ण भट्ट भी उसमें अपना योगदान दे रहे थे। बालकृष्ण भट्ट के समय का भारतवर्ष, दरअसल आपके पाठ्यक्रम में लिखा गया निबंध कैसे आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो उस समय का भारतवर्ष घोर अंधकार में डूबा हुआ था। कभी बाल विवाह तो कभी एक दूसरे के साथ कोई सौहार्द नहीं, धर्म की अंधता, नए विचारों की निंदा, यानी परिवर्तन से लोग कतराते थे, बदलाव नहीं चाहते थे, या राजनीतिक क्रियाशीलता का विरोध होता था। जात पात, छुआछूत, वर्ग भेद, समाज भेद, इस सब का बोलबाला था। आत्मगौरव और देशभक्ति का भी अभाव था। देशभक्ति और समाज भक्ति, साथियों याद रखिएगा, देशभक्ति और समाज भक्ति बेहद जरूरी है आज के समय में भी। मैं राजभक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, भारतेंदु की भी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा, और विकास की गति धीमी पड़ रही थी। साथियों, विकास की गति इसीलिए धीमी पड़ रही थी क्योंकि विकास को उस तरह की का स्वीकार नहीं मिल रहा था। मैंने कहा ना कि परिवर्तन को लोग अच्छे से स्वीकार नहीं रहे थे। तो बालकृष्ण भट्ट की रचनाओं में ये सारी समस्याएं बड़े सहज भाव से और व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाई देती हैं। उसमें आज आपके पाठ्यक्रम में ईमानदारी नाम के निबंध पर भी बातचीत करूंगी। ईमानदारी निबंध में दरअसल बालकृष्ण भट्ट चरित्र निर्माण की बात करते हैं, आत्मशुद्धि की बात करते हैं, स्वशिक्षा, स्वावलंबन की बात करते हैं, और इस सब की बात करते हैं। दरअसल देश और समाज के निर्माण में ईमानदारी नाम का मानवीय गुण कितना अधिक महत्वपूर्ण है, दरअसल इसके बारे में भी बालकृष्ण भट्ट आपको बताना चाहते हैं। चरित्र का शोधन, यानी चरित्र कैसे बनता है व्यक्ति के आचरण से, स्वभाव से, और व्यक्ति किस तरह के गुणों को अपनाता है, किस तरह के संकल्पों को अपनाता है, किस तरह का व्यवहार लोगों से करता है। चरित्र शोधन यानी चरित्र के सुधार के लिए ईमानदारी नाम का निबंध लिखा जाता है। ईमानदार वही होगा
जो स्वार्थ को त्याग देगा, आत्म को त्यागेगा, सेल्फ को, मतलब अब सेल्फ की जो केंद्रित नहीं रहेगा, आत्म सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेगा, जो देश की सोचेगा, देशत्व की रक्षा की भाव जिसके भीतर होगा, और जो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में और अपने पेशे में भी, व्यवसाय में, कोई भी रोजी करे, कोई भी रोजगार करे, लेखन करे, व्यवसाय करे, लेकिन उसे उतने ही शुद्ध रूप से, यानी चरित्र शोधन, आत्मशोधन, बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा। दरअसल ईमानदारी नाम का निबंध केवल चरित्र शोधन के लिए या चरित्र निर्माण के लिए नहीं है, आत्मशुद्धि के लिए नहीं है, देश उद्धार के लिए नहीं है, बल्कि इसके बहाने व्यक्ति के भीतर और आने वाली तमाम नस्लों और पीढ़ियों के भीतर देश से अनुराग भी बीज के रूप में बो देना चाह रहे थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट दरअसल भारत के नवशिक्षित वर्ग और आने वाली नई पीढ़ियों को जगा रहे थे इस तरह से, ईमानदारी नाम का निबंध लिखकर और इस तरह के तमाम निबंधों को लिखकर। चरित्र शोधन के संबंध में भट्ट जी कहा करते थे, बालकृष्ण भट्ट, चरित्र पालन सभ्यता का प्रधान अंग है और आदमी उस जाति या कौम के चरित्र संपन्न और भलमनसाहत की कसौटी में कसे हुए अपने को प्रकट करे, अपने को प्रस्तुत करे, यही कानून है, यही मोरालिटी है, यही व्यवस्था है। तो आप समझ रहे हैं ना कि बालकृष्ण भट्ट दरअसल सांप्रदायिक एकता के समर्थक थे, कि हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, समाज के किसी भी स्तर से आता हो, वो चारित्रिक शोधन, आत्मशुद्धि और चरित्र निर्माण की बात करे और उनमें सबसे प्रधान मानवीय गुण जो है, यानी ईमानदारी, नैतिकता, इसकी बात करे। तो आप देखें कि वो कोई बंधी बधाई परिपाटी में नहीं थे, बल्कि नियमों के विरुद्ध रहते थे बालकृष्ण भट्ट। मतलब जो थोपे जाएं, आरोपित हों, ऐसे नियमों के विरुद्ध थे। पर वो नीति और नियमों को, यानी कि जो नैतिक मूल्य हैं, उनको जरूर खड़ा करना चाहते थे, उनका सहज स्वीकार भी करते थे और आपको भी वही अपने निबंधों और अपनी कहानियों और नाटकों में परोसते थे। हर धर्म में कुछ अच्छाई होती है और उस अच्छाई का वो मुक्त कंठ से गुणगान भी करते थे, प्रशंसा करते थे। संप्रदाय, जाति व समाज और देश के उत्थान में जो कुछ बाधक है, चाहे वह चारित्रिक दुर्गुण हो, चाहे वह दुर्बलता हो, चारित्रिक दुर्बलता है बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता, जो मनुष्य को नीचा दिखाती है, जो मनुष्यता को नीचा दिखाती है, जो मनुष्य को गिराती है, जो मानवता की राह से विचलित करती है मनुष्य को, ऐसी चीजों का विरोध दरअसल ईमानदारी नाम के निबंध में वे करते हैं। मुल्क की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, अस्मिता की रक्षा की बात करते हैं कि आपका सेल्फ, आपकी आइडेंटिटी, आपका स्वत्व तभी बचेगा जब आप अपने इन चारित्रिक गुणों को हमेशा थाम कर रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। भाषिक दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से भी बालकृष्ण भट्ट दरअसल पूरे कौम को, पूरे देश को, भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे। नागरी लिपि के प्रयोग और हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि वो केवल पत्रकार या रचनाकार नहीं थे, बल्कि हिंदी भाषा के प्रचारक थे। तो 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा और नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, जब नागरी लिपि कह रही हूँ तो देवनागरी लिपि, इन अक्षरों की शिक्षा और इनका संसद में, न्यायालय में, तमाम कार्यालयों में किस तरह से उपयोग हो, प्रयोग हो, इसका आंदोलन चला रहे थे। ये भारतेंदु युगीन सभी साहित्यकार चला रहे थे। हिंदी की जातीय भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इस घोषणा में बालकृष्ण भट्ट का योगदान है, सराहनीय है। यानी भाषा को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है जो पंडित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध समाज है, जो संस्कृत निष्ठ भाषा में बात करता है, और एक दूसरा ही वर्ग है जो आम जन का है, जो हम साधारण लोगों का है, जिसकी भाषा में उर्दू, फारसी, अरबी, थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी, ये सब मिले जुले शब्द हैं, मिश्रित शब्दों की शब्दावली है हमारी। तो दो तरह का वर्ग सदैव से विद्यमान रहा है समाज में। एक वे जो पंडित नुमा लोग रहे हैं, जो प्रतिष्ठित पढ़े लिखे वर्ग है जो समाज है, उनका वर्ग दरअसल संस्कृत निष्ठ भाषा का उपयोग कर रहा था,
प्रयोग कर रहा था, और कुछ हम जैसे मतलब आम जन भी हैं जो उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के कुछ शब्दों का, बहुमिश्रित शब्दों का, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। बालकृष्ण भट्ट जी अपने निबंधों में, अपनी कहानी में और आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध है उसमें भी दरअसल कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं भाषा का। भाषा बड़ी सहजता से आ रही है, ठीक है, लेकिन संस्कृतनिष्ठ शब्दावली तो है, क्योंकि उस समय के युग की ये पहचान थी, संस्कृतनिष्ठ भाषा, तत्सम प्रधान भाषा। तो यह आपके निबंध ईमानदारी में भी संस्कृतनिष्ठ भाषा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहा करते थे बालकृष्ण भट्ट के निबंधों के लिए कि भाषा के प्रति ऐसी जागरूकता जो बालकृष्ण भट्ट में है प्रायः कहीं और दिखाई नहीं देती। वे जागरूक ही नहीं है, भाषा को मुख्य स्वर और फंक्शनल बनाते थे, माने व्यवहारिक बनाते थे, क्रियात्मक रूप दे रहे थे। और यह भाषा को क्रियात्मक रूप देना, फंक्शनल बनाना, व्यावहारिक बनाना बालकृष्ण भट्ट के भाषा, हिंदी भाषा के प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह उनका देश प्रेम है, यह उनका समाज प्रेम है, ठीक है, यही उनकी राष्ट्रीय भावना है। तो इसकी प्रशंसा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी करते थे। समग्रतः आप इतना समझें कि बालकृष्ण भट्ट के तमाम निबंधों में, क्योंकि अन्य निबंधों की बात आप जरूर करेंगे, ईमानदारी निबंध की तो बात करेंगे ही, ईमानदारी में चारित्रिक गुणों के उत्थान का, चरित्र का निर्माण कैसे हो, चरित्र में शोधन कैसे हो, यानी सुधार कैसे हो, इस सब पर तो बल दिया ही गया। लेकिन इसके बहाने वो देश के प्रति उत्साह, समाज के प्रति अनुराग, देश के प्रति अनुराग, इस सब को भी, या भाषा का प्रचार, हिंदी भाषा को स्थापित करना, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली को आप तक पहुंचाना, यह काम भी व्यवहारिक रूप से पहुंचाना, यह काम भी बालकृष्ण भट्ट कर रहे थे इस बहाने। तो आप देखें कि आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता, आत्मबल, आत्मत्याग, चरित्र निर्माण, ईमानदारी, साहस, सत्यनिष्ठा, इस तरह के जो नाम मैं गिना रही हूँ साथियों, ये इनके निबंधों के नाम हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास है ना, नैतिक मूल्यों का विकास ही बहाना था दरअसल उनके उनकी सारी रचनात्मकता का, उनकी क्रिएटिविटी, वो जो लिख पढ़ रहे थे। दरअसल इन नामों से आप परिचित हो गए होंगे कि आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता, आत्मबल, आत्मत्याग, चरित्र निर्माण, और एक जो आपके पाठ्यक्रम में ईमानदारी, साहस। तो इन सब शीर्षकों से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दरअसल बालकृष्ण भट्ट की मंशा नए नए शब्दों का प्रयोग, उनका भाषा में प्रचलन, उनका समाज में व्यवहार, हिंदी भाषा को स्थापित करना, चरित्र का निर्माण करना, मानवीय गुणों को उठाना, उभारना, जगाना। मानवीय गुणों में ही है, चरित्र निर्माण में ही है ईमानदारी, इसको जगाना और लोगों को संवेदनशील बनाना अपने भाषा और अपने समाज के प्रति। तो आप इन टोटलिटी ये भी कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट सच्चे अर्थों में देशभक्त हैं, समाज भक्त हैं और भाषा भक्त तो हैं ही। उनकी राजभक्ति भारतेंदु की तरह ही है, देशभक्ति भारतेंदु की तरह ही है। भारतेंदु में राजभक्ति अधिक है, यानी कि राजकाज, जो उस समय का समाज है और जो राजकाज है, जो सत्ता है, उसका भय बालकृष्ण भट्ट में कहीं दिखाई नहीं देता। बालकृष्ण भट्ट में बल्कि देशभक्ति की भावना, चारित्रिक गुणों को उभारना, उनका उत्थान करना, भाषा का उत्थान करना ही उनके निबंधों का, कहानियों का सबसे बड़ा उद्देश्य था, संदेश था। फिर साथियों आप ये देखें कि कभी उन्होंने किसी शासन से, किसी सत्ता से, किसी शक्ति से कोई समझौता नहीं किया। अपनी रचनाओं में धर्म और अर्थ, काम, मोक्ष को बहुत क्लियर रहे, वे बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत पारदर्शी रहे। अपने विषय में वो कबीर कहे जाते थे, मतलब उनकी शैली जो थी व्यंग्यात्मक भी थी, व्यंजना प्रधान थी, व्यंग था। तो उनको कबीर की जैसी भाषा, बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में लोग कहा करते थे, बड़े बेबाक थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते थे, और इसीलिए उन्हें कबीर भी कह दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अपनी शैली में, अपने स्टाइल में लोगों को जो भ्रष्ट है, जो अराजक है, जो बेईमान है,
उसको तिलमिला देते थे, उसको गुस्सा दे देते थे, ऐसा लिखते थे। हाँ, कि रोजी रोजगार में जो बेईमान है, अपने पेशे में जो बेईमान है, तो ऐसे व्यक्तियों से कैसे सावधान हुआ जाए। तो दरअसल उनको कबीर की भाषा के लिए यही तो कहा जाता है कि कबीर बहुत सहज भाषा में, बहुत सरल भाषा में ऐसी व्यंग्योक्ति कर देते हैं कि सामने वाला, सुनने वाला क्रोध से तिलमिला जाए। ये बालकृष्ण भट्ट की भी खूबी है। सांप्रदायिक एकता के समर्थक हैं, है ना, मतलब कि समुदाय कैसे सब एक साथ रहें, एक सूत्रित रहें, लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, गुथे रहें। दरअसल ये राष्ट्र और समाज की भी तो खूबी है, राष्ट्र और समाज भी तो इसी तरह बनेगा। तो ये राष्ट्र भक्ति और ये समाज भक्ति भी दरअसल बालकृष्ण भट्ट की खूबी है, उनके रचना की खूबी है, उनके निबंधों की खूबी है। चरित्र निर्माण के द्वारा ही समाज का निर्माण होगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। तो इसीलिए वे किसी जाति या किसी समुदाय या किसी धर्म विशेष के हिमायती नहीं रहे हैं, बल्कि जो जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है, अपने अपने समुदाय, अपने अपने हित की बात करता है, उसके प्रबल विरोधी भी रहे हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। यहाँ तक कि अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी रहे हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत मतलब शासन, और उनकी तालीम कि जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, संस्कृत के अलावा जो कुछ भी सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, ये गुलामगिरी करने के लिए सिखाया जा रहा है। ये हम सदियों के लिए अंग्रेजी शासन के गुलाम बन जाएं, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा हमें सिखाई जा रही है। तो बालकृष्ण भट्ट इसका भी विरोध किया करते थे, और उनके निबंधों में कैसे देश की रक्षा हो, कैसे चरित्र की रक्षा हो, और कैसे समाज की रक्षा हो, मूलतः यही कुछ बीज बिंदु हैं जो उनके निबंधों में बहुत स्पष्ट रूप से, बड़े प्रखर रूप से, हम तुम कहेंगे बड़े बिंदास रूप से, बालकृष्ण भट्ट बड़े साहस के साथ ईमानदारी नाम का निबंध लिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। व्याख्या के अंशों पर हम अगली कक्षा में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।